Good evening to you all. कई इशू थे डिस्कस करने के लिए और मुझे लगता है कि एटलीस्ट 3-4 इशू जो उभर करके सामने आए, एक CAA, दूसरा इशू है कि WTO के प्लेटफॉर्म पर भारत और म्यांमार के बीच जो कन्फ्लिक्ट उभर करके सामने आया, और एक तीसरा इशू है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो साइन हुए। मतलब एट प्रेजेंट इन 3 इशू को इमीडिएट डिस्कस किए जाने की आवश्यकता है। CAA को आज हम पिक करने जा रहे हैं और थोड़ी सी दुविधा समझे। दुविधा यह है कि नागरिकता और धर्म, इनका अंतर संबंध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यह सबसे अहम प्रश्न, और यह प्रश्न इसलिए अहम है कि इंडिया जो है थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है, यह सेकुलर स्टेट है। और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो एक सेकुलर स्टेट में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि धर्म और नागरिकता को एक दूसरे से संबद्ध करके न देखा जाए। धर्म और नागरिकता एक दूसरे से अलग हो। NCERT की भी बुक अगर पॉलिटी की आपने पढ़ी होगी, नागरिकता वाले चैप्टर को भी पढ़ा होगा आपने, या पंथ निरपेक्षता वाले चैप्टर को अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां पर विस्तार से इस बात की चर्चा मिलती है। और अब तक अगर हम देखें, बिफोर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, उसके पहले अगर हम देखें तो अब तक नागरिकता और रिलीजन, इन दोनों को एक दूसरे से अटैच करके हमने नहीं देखा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको एक दूसरे से अटैच करके नहीं देखा गया। लेकिन CAA 2019 यह पहला ऐसा कानून है जो कहीं ना कहीं नागरिकता और धर्म के प्रश्न को एक दूसरे से अटैच करके देखता है। और बेसिकली मैं आगे बढ़ने के पहले अपने ओपिनियन को स्पष्ट कर दूं। उस ओपिनियन को आप मानने या ना मानने के लिए स्वतंत्र हैं। उस ओपिनियन को आप लेकिन सुने और उन प्रश्नों को जरूर समझने की कोशिश करें जो CAA को लेकर उठ रहे हैं। और अगर आप जाएं 2019-20 में मेरे ब्लॉग पर जाएं तो मुझे लगता है एटलीस्ट 4 या 5 लंबा ब्लॉग हमने इस पर लिखा है, जिसमें CAA को डिस्कस किया है, जिसमें NPR को डिस्कस किया है, जिसमें NRC को डिस्कस किया है, जिसमें इनर लाइन परमिट सिस्टम जो है हमने उसको डिस्कस किया है विस्तार से। और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी के कंटेक्स्ट में, उस पहलू पर भी हमने विस्तार से विचार किया है। बेसिकली थोड़ा सा रुक करके समझने की कोशिश करें।
चाहे सीएए का प्रश्न उठ रहा हो, चाहे एनआरसी का प्रश्न उठ रहा हो, चाहे एनपीआर का। सीएए का तो मतलब समझ गए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। एनआरसी का नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, नागरिकों के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर। और एनपीआर का नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। और माननीय गृह मंत्री जी ने जो क्रोनोलॉजी समझाई पार्लियामेंट में, वो क्रोनोलॉजी सीएए, एनआरसी और एनपीआर, इन तीनों को अटैच करके देखती है, उनको एलाइनेट करके नहीं देखती, और उनको एलाइनेट करके देखा भी नहीं जा सकता। सबसे पहले देखें समस्या क्या है, अमेंडमेंट क्या है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो सीएए तीन पड़ोसी देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों को, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज है, नॉन मुस्लिम रिलीजियस माइनॉरिटीज, एग्जैक्ट फ्रेज यूज करो, नॉन मुस्लिम रिलीजियस माइनॉरिटीज, जो रिलीजियस प्रोजिक्यूशन के शिकार हैं, जो धार्मिक उत्पीड़न के शिकार हैं, उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान करने के मार्ग को प्रशस्त करता है। और उसकी शर्त क्या है? उसकी शर्त यह है कि वे 31 दिसंबर 2014 तक वैध या अवैध किसी भी तरीके से भारत में प्रवेश कर गए हो और वे भारत में रह रहे हो। नहीं, उनके पास चाहे लीगली वैलिड डॉक्यूमेंट है या नहीं है, इट डजंट मैटर। एक कंटेक्स यह है। दूसरा कंटेक्स अगर आप जाकर के देखें, और ये तीन देश कौन है? ये है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। दूसरा कंटेक्स्ट देखें, यह नागरिकता अधिनियम में संशोधन करता है। नागरिकता अधिनियम की 1955 की धारा 6A, 6 कैपिटल ए, जो 1985-86 में जोड़ी गई थी असम समझौते के पश्चात। और धारा 6A इस बात का प्रोविजन करती है कि 1 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1971 तक जो लोग भारत में आकर बस चुके हैं, उन्हें बाहरी नहीं माना जाएगा और उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि धारा 6A ऑफ CAA इस बात का प्रावधान करता है कि 24 मार्च 1971 के बाद अगर कोई भारत पहुंचा है तो ऐसी स्थिति में उसे भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। इस चीज को नोटिस कीजिएगा। और यह धारा 6A, सेक्शन 6A सिटीजनशिप एक्ट में कब जोड़ा गया था? वह 1985 के असम एकॉर्ड का परिणाम था, असम समझौते का परिणाम था। इस चीज को समझिए।
और यहां पर अगर आप देखें तो धारा 6A कहीं पर इस बात का प्रोविजन नहीं करता कि नागरिकता उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो रिलीजियस प्रोजिक्यूशन के शिकार हैं या जो नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी की कैटेगरी में आते हैं। इसकी कहीं चर्चा नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिए। रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन वहां पर नहीं है सिटीजनशिप प्रदान करने में। तीसरा जो कंटेक्स्ट उठता है, इसके तहत आप देखेंगे विदेशी अधिनियम फॉरेनर्स एक्ट 1946 में भी अमेंडमेंट किया जाना है एंड पासपोर्ट एक्ट 1920 में भी अमेंडमेंट किया जाना है। उनको अधिक उदार बनाया जाना है। क्या? तो अब अगर आप देखें उन लोगों को भी नागरिकता प्रदान की जाएगी जिनके पास लीगली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। पहले सिटीजनशिप को लीगली वैलिड डॉक्यूमेंट से अटैच किया गया था। अगर लीगली इनवैलिड डॉक्यूमेंट है तो पहले नागरिकता विदेशियों को नहीं दी जा सकती थी, लेकिन अब लीगली वैलिड डॉक्यूमेंट ना होने के बावजूद उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो अगला जो प्रश्न उभर करके सामने आता कि सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, देशीयकरण के जरिए नागरिकता के जो प्रोविजन है, तो पहले वो प्रोविजन 11 ईयर के थे, मतलब 11 वर्षों से वो भारत में रह रहे हैं, ये क्लॉज था। अब उसको घटा करके क्या कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया, तो उसको भी उदार बनाया गया। अगेन अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो एक और काम किया गया। उन डॉक्यूमेंट को लिबरली डिफाइन किया गया है जिन डॉक्यूमेंट के आधार पर उनकी पहचान, किसी की पहचान विदेशी नागरिक के रूप में की जाएगी और भारत में अधिवास के संदर्भ में उनकी पहचान को स्थापित किया जाएगा। अब यहां पर जो प्रश्न उभर करके आता, जो संशोधन किए गए ये बातें तो स्पष्ट हो गई, उसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहां पर सवाल यह उठता कि सीएए को लेकर आपत्तियां क्या है? ऑब्जेक्शंस क्या है? पहला कंटेक्स्ट समझे, ये सीएए, एनआरसी या एनपीआर का प्रश्न क्यों उठा? तो उसके मूल में मौजूद है बांग्लादेशी घुसपैठ की बढ़ती हुई समस्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ती हुई संख्या, ये एक कंटेक्स्ट। अब समस्या उलझती हुई कैसे दिखाई पड़ती, समस्या कैसे कॉम्प्लेक्स होती दिखाई पड़ती? तो अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के मसले का राजनीतिकरण होता, और बार बार मैं कहता हूं अगर किसी भी मसले का पॉलिटिसाइजेशन होगा तो आप समझ जाएं आप प्रॉब्लम से दूर पड़ रहे हैं।
प्रॉब्लम के रिजोल्यूशन से दूर पड़ रहे हैं। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में हम जाकर के देखें, इस समस्या के लिए कांग्रेस भी कहीं कम जिम्मेवार नहीं, लेकिन होल एंड सोल कांग्रेस जिम्मेवार नहीं। क्या आज बांग्लादेश से घुसपैठ जारी है? क्या करंट स्थिति क्या है? नहीं। आज अगर आप जाकर के देखें तो बांग्लादेश से घुसपैठ की समस्या नहीं सामने आ रही। इसके उलट अगर आप जाकर के देखें तो जो घुसपैठी प्रवेश कर गए हैं वो बाहर निकलने की जुगत लगा रहे हैं, वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। इसके पीछे जो रीजन है उस रीजन को समझें। उसके पीछे रीजन है कि कल तक इंडियन इकोनॉमी बेहतर परफॉर्म कर रही थी, बांग्लादेश की इकोनॉमी वह परफॉर्मेंस दे पाने में असमर्थ थी। और इसलिए अगर आप जाकर के देखें तो वहां से भारत में घुसपैठ जारी था। आज के कंटेक्स्ट में देखें तो बांग्लादेश की इकोनॉमी भारत से बेहतर परफॉर्म कर रही है, और चूंकि बांग्लादेश की इकोनॉमी भारत से बेहतर परफॉर्म कर रही है तो इसलिए पुश फैक्टर भी कमजोर पड़े हैं और पुल फैक्टर भी कमजोर पड़े। तो एक तो यह कंटेक्स्ट है। दूसरा कंटेक्स्ट, अगर यह घुसपैठ की समस्या बढ़ रही थी तो उसके पीछे और क्या रीजन थे? तो उसके पीछे अगर आप जाकर के देखें तो एक तो रीजन था क्योंकि भारत बांग्लादेश की सीमा पर बीएसएफ की तैनाती है। नहीं, और अगर आप उस कंटेक्स्ट में देखें तो करप्शन की समस्या गंभीर समस्या थी बीएसएफ। दरअसल बीएसएफ के जो जवान थे वह घुसपैठ को विभिन्न कारणों से प्रमोट करते थे, उनकी सहमति से यह सब होता था। और यह आज की बात नहीं कर रहा, मुझे अभी भी ध्यान है, यह 2001-2002 की बात होगी। उस समय एक सेमिनार मैगजीन आता है, तो उस समय सेमिनार मैगजीन में बांग्लादेशी घुसपैठ पर मतलब स्पेशल इशू आया था, कई आलेख थे। तो जब उन आलेखों से गुजर रहा था तो आप देखेंगे उसका नार्को ट्रेड से भी कनेक्शन जाकर के जुड़ता, फ्लैश ट्रेड से भी समर्थन जाकर मतलब ये जुड़ता है देह व्यापार से, और प्लस आजीविका की तलाश में उनका जो आना होता वो तो आना ही होता। ठीक है, और इसलिए अगर आप जाकर के देखें तो एक बड़ी समस्या बांग्लादेशी महिलाएं जो है उनके यौन शोषण, यौन उत्पीड़न की समस्या भी एक बड़ी समस्या है। और ऑब्वियसली जिन परिस्थितियों में वे यहां आ रहे हैं उनके जो आर्थिक हालात हैं, उनका जो अवेयरनेस लेवल है, उनमें जो शिक्षा का स्तर है, वह उन्हें किसमें तब्दील कर देता है? वल्नरेबल कम्युनिटी में तब्दील कर देता है। और अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो आप यह पाएंगे कि जब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के अदर रूट्स की तलाश होती है तो पाकिस्तान और आईएसआई जो है वो नेपाल बॉर्डर और बांग्लादेश बॉर्डर का इस्तेमाल भारत में आतंकियों के घुसपैठ के करवाने के लिए करना शुरू करते। और इस क्रम में अगर आप जाकर के देखें तो जो बांग्लादेशी घुसपैठिए पहले से भारत में मौजूद है वो उनके सॉफ्ट टारगेट होते हैं। उनकी आर्थिक मजबूरियां
और उनकी जाहिलता, क्योंकि पढ़े लिखे तो है नहीं, अवेयरनेस लेवल है नहीं, और जहां पर इन दो चीजों का, गरीबी होगा, अभाव होगा, अशिक्षा होगी, वहां जाहिलता होगी, और वहां पर आप देखेंगे फंडामेंटलिज्म क्या होगा, वहां पर फंडामेंटलिज्म की समस्या एक गंभीर समस्या होगी, धार्मिक रूढ़िवादिता, कट्टरपंथ की समस्या होगी। और अक्सर आप देखेंगे क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट जो होते हैं वो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म को आधार बनाते हैं कनेक्ट करने के लिए, और गरीबी और पिछड़ेपन का इस्तेमाल करते हुए उसको आधार बना करके सॉफ्ट टारगेट का वो आसानी से इस्तेमाल करते हुए। तो अगर इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या, देशियों के अवैध घुसपैठ की समस्या जो है वह इंटरनल सिक्योरिटी के समक्ष एक बड़े थ्रेट के रूप में सामने आती है, बड़ी चुनौती के रूप में सामने आती है। और इसमें अगर आप देखें तो कांग्रेस की वोट बैंक की पॉलिटिक्स भी हेल्पफुल बनकर के आती है। लोकल लेवल पर जो कांग्रेस के नेता है, राशन कार्ड से लेकर बनवाने से लेकर पहचान पत्र वोटर आई कार्ड बनवाने, अदर डॉक्यूमेंट बनवाने में वो अहम रोल प्ले करते हैं, जिसके कारण इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट को जो है कहीं ना कहीं इंडियन सिटीजनशिप के रूप में एक औपचारिक मान्यता मिल जाती है, वैधानिक मान्यता मिल जाती है। ये एक पक्ष है समस्या का। और अगर यह घुसपैठ की समस्या बढ़ेगी तो घुसपैठ की बढ़ती हुई समस्या ऑटोमेटिकली क्या करेगी, लोकल लेवल पर डेमोग्राफिक चेंजेस को संभव बनाएगी, स्थानीय स्तर पर जनांकीय संरचना बदलेगी नहीं। और जैसे जैसे अवैध घुसपैठियों की समस्या बदलेगी, लोकल की जो कल्चरल आइडेंटिटी, डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी है, कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हुए रिस्क बढ़ेंगे, उनकी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी जो है उनसे जुड़े हुए रिस्क बढ़ेंगे। ये एक पहलू है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप जाकर के देखें तो दूसरी चीज जो उभर करके आती, वह यह उभर करके सामने आती है कि आप अगर देखें तो पब्लिक एक्सपेंडिचर, चाहे हेल्थ पर हो, चाहे एजुकेशन पर हो, या अदर बेसिक एम्यूनिटीज पर हो, प्लस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो होगा क्या, अब एक टफ कंपटीशन शुरू होगा। जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जिन्होंने इंडियन सिटीजनशिप को हासिल कर लिया है, और जो यहां के ओरिजिनल सिटीजन है, मूल निवासी है, तो वैसी स्थिति में अगर आप जाकर के देखें, स्वाभाविक है उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा, उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, और वह कॉन्फ्लिक्ट कई तरह की समस्याओं को लेकर आएगा। यहां तक बातें समझ में? अब अगर देखें, भाजपा ने इसको मुद्दा बनाया, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के मसले को, और यह आज नहीं बनाया, जिस समय अटल जी की सरकार थी, मैं उसी समय की बात कर रहा हूं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रूप में एल.के. आडवाणी ने यह पार्लियामेंट में क्लेम किया था कि भारत के विभिन्न हिस्सों में करीब करीब 2.5 करोड़ से 3 करोड़ अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं। अब उनके डाटा की क्या ऑथेंटिसिटी थी ये वो जाने, क्योंकि आज भी हमारी सरकार जो है जब सुप्रीम कोर्ट जाती है तो वहां पर हाथ खड़ी कर देती है और कहती है अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है। आज भी अगर आप जाकर के देखें, अब यहां पर भाजपा ने इस मसले को क्यों उठाया, इस बात को समझने की कोशिश करें। ये राजनीति जो है होती है ना,
ये राजनीति बड़ी खतरनाक होती है, समझे। राजनीति को जो है गैप दिखना चाहिए, वो गैप को कैपिटलाइज करवाने के लिए हमेशा तैयार होती है। तो बांग्लादेशी घुसपैठियों की जो समस्या है, भाजपा को उसमें एक कम्युनल एंगल दिखा और उसे लगा कि वह इस मसले को जो है अपने एजेंडे में शामिल करके उन क्षेत्रों में अपने विस्तार को सुनिश्चित कर सकती है, उन क्षेत्रों में अपने प्रभाव का विस्तार कर सकती है जिन क्षेत्रों में अभी उसकी कमजोर उपस्थिति है। और उसी समय से अगर आप देखें, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा जो है वह एक गंभीर मुद्दा के रूप में सामने आया। नहीं, तो आज की कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो आज की कंटेक्स्ट में आप यह पाएंगे कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का मसला पूरी तरह से राजनीतिक मुद्दे में तब्दील हो चुका है। और एक कहावत सुनी होगी, जब जैसा तब तैसा, ना जाने वो मर्द कैसा। केवल फेमिनिस्ट डिस्कोर्स में मत देखिएगा, कई बार कहावत कहने में खतरा ये होता है, देख मतलब यह कि एक मसले पर एक स्टैंड होना चाहिए। और बांग्लादेशी घुसपैठियों के मसले पर अगर आप जाकर के देखें तो भाजपा का कोई स्टैंड नहीं है। ठीक है, जब बांग्लादेश की सरकार से भाजपा बात करती है तो वहां पर उसका स्टैंड कुछ और होता, जब पश्चिम बंगाल में जाती है तो वहां पर स्टैंड उसका कुछ और होता, जब असम में जाती है तो स्टैंड कुछ और होता, बराक वैली में जाएगी तो कुछ और स्टैंड होगा, ब्रह्मपुत्रा वैली में जाएगी तो कुछ और स्टैंड होगा है? और देश के विभिन्न हिस्सों में जाओगी तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के बहाने मुसलमान को टारगेट करने के मौके मिल जाते हैं। पहली चीज, इस चीज को समझे व्यावहारिक रूप में, अगर आडवाणी जी के दावों को स्वीकार किया जाए कि भारत में 2002-3 के आसपास, 2 में उन्होंने दावा किया था, अगर उस समय 2.5 करोड़ से 3 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए थे जो अवैध रूप से भारत के विभिन्न हिस्सों में रह रहे थे, तो आज उनकी संख्या कहां पहुंच गई होगी? उस हिसाब से तो 5 करोड़ के आसपास भी पहुंच गई होगी। और 5 करोड़ छोड़ दे, अगर उनकी संख्या 1 करोड़ ही है, तो क्या आपको लगता है कि भारत सक्षम है इतना कि वह उन 1 करोड़ लोगों को डिपोर्ट कर सके? व्यावहारिक नजरिए से आप देखिए, बांग्लादेश वापस भेज सके, यह संभव है? जब 2019 में सीएए के मसले पर, 2019-20 में सीएए के मसले पर देश के विभिन्न हिस्सों में आंदोलन चल रहा था, जब सीएए, एनआरसी, एनपीआर के मसले पर आंदोलन चल रहा था, उस मसले को लेकर के अफगानिस्तान की सरकार ने ऑब्जेक्शन रेज किए थे, अफगानिस्तान की सरकार ने अपने कंसर्न शो किए, उस मसले को लेकर बांग्लादेश की सरकार ने कंसर्न शो किए, और जब बांग्लादेश की सरकार के द्वारा इस मसले को उठाया गया तो भारत वहां डिफेंसिव मोड में था। और सरकार किनकी थी? ऑब्वियसली वर्तमान सरकार ही थी, डिफेंसिव मोड में था। और डिफेंसिव मोड में उन्होंने बांग्लादेश के सरकार को यह एश्योर करने की कोशिश की कि यह हमारा इंटरनल कंसर्न है, इससे बांग्लादेश किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होने जा रहा है, बांग्लादेश पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे एक बात बतलाइए, अगर मसला बांग्लादेशी घुसपैठियों का है तो बांग्लादेश पर फर्क नहीं पड़ेगा तो किस पर फर्क पड़ेगा? नहीं तो क्या आपको नहीं लगता कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के चक्कर में
हम जो है अपने निकटतम पड़ोसी देश को दुश्मन बनाने पर तुले हुए हैं। एक अनड्यू परेशानियां उसके लिए भी क्रिएट कर रहे हैं और एक अनड्यू परेशानियां बायलैटरल रिलेशन में भी क्रिएट कर रहे हैं। ये पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, इस चीज को समझने की कोशिश करें। वह क्या है? हम इस चीज को समझने की कोशिश करें। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की जो समस्या है, हम विश्व गुरु बनने की चाह रखते हैं। हम दावा करते हैं कि 2047 तक दुनिया के हम विकसित देशों में नंबर 1 पोजीशन पर होंगे, हम सुपर पावर होंगे। सवाल यह उठता है कि जब आप सुपर पावर होते, जब आप डेवलप्ड इकोनॉमी की कैटेगरी में जाएंगे, तो आपकी ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी हिसाब से होगी। एक ग्लोबल ऑब्लिगेशन, आप इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन आपका होगा और उस इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन से आप बच नहीं सकते। इस बात को रुक करके समझने की जरूरत है। तो इसका मतलब यह है कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के मसले पर हमें एक व्यावहारिक नजरिया अपनाना होगा। और व्यावहारिक नजरिया क्या हो सकता? व्यावहारिक नजरिया यह हो सकता है कि हम अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करें, उनको आइडेंटिफाई करें, उनको आईडी कार्ड हम इशू करें और उनको वर्क परमिट हम प्रदान करें। अगर रियलिस्टिक सॉल्यूशन की बात करेंगे तो रियलिस्टिक सॉल्यूशन यही हो सकता है। आपको इंटरनल सिक्योरिटी के समक्ष जो चैलेंजेज है और जो ग्लोबल और इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन आपके हैं, दोनों के बीच आपको तालमेल बिठा करके चलना होगा। एक रियलिस्टिक अप्रोच आपको अपनाना होगा। यह दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है। तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु के कंटेक्स्ट में मैं बात करूं तो वह क्या है? भारत कैसा देश है? सेकुलर देश है, नहीं? और सेकुलरिज्म का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? बेसिक स्पिरिट क्या है? नहीं? सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन। और जब हम सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन की बात करते तो उसका सिंपल मतलब है रिलीजन कांट बी क्राइटेरिया ऑफ सिटीजनशिप। धर्म को सिटीजनशिप का आधार नहीं बनाया जा सकता। और ये जो फंडामेंटल राइट आप पढ़ते हैं, तो जो फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं तो उनको दो कैटेगरी में फंडामेंटल राइट को हम कैटेगराइज करते हैं। एक ऐसे अधिकार जो सिटीजन्स को प्राप्त हैं, नागरिकों को प्राप्त हैं, और ऐसे अधिकार जो नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं, व्यक्ति को प्राप्त है। अगर आप इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, जब इक्वलिटी बिफोर द लॉ की बात आती है तो वो किस अधिकार की कैटेगरी में है? केवल सिटीजन के लिए है या पर्सन के लिए? पर्सन के लिए है। इट मींस फॉरेनर्स और जो नेटिव है, दोनों के लिए वो उपलब्ध है। अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो यह सेकुलरिज्म के बेसिक स्पिरिट को ही वायलेट नहीं करता, बल्कि यह जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के भी अगेंस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट जो इक्वलिटी की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट जो सेकुलरिज्म की बात करता हुआ। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम मूव करें तो अगला बिंदु क्या इमर्ज करता? तो आप जाकर के देखिए, इधर। अच्छा, अगला बिंदु अगर आप जाकर के देखें तो यहां पर जो है
आप देखेंगे एक प्रश्न यहां पर धार्मिक उत्पीड़न शब्द का प्रयोग किया गया नहीं? अब दो समस्या है। अगर आप जाकर के देखें सीएए में, तो धार्मिक उत्पीड़न के शिकार गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता की बात की गई है, और यह फ्रेज अपने आप में बड़ा खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? तो पहली चीज आप समझें, अल्पसंख्यक शब्द का डेफिनेशन क्या है? क्या अल्पसंख्यक जो है केवल रिलीजियस माइनॉरिटी ही होते? क्या अल्पसंख्यक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ही होते? हमने अल्पसंख्यकत्व के, माइनॉरिटी के ब्रॉडर डेफिनेशन को भारत ने एक्सेप्ट नहीं किया है। हमने अल्पसंख्यक की परिभाषा को हमने लिमिटेड सेंस में लिया है, संकीर्ण परिप्रेक्ष्य में लिया है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के कंटेक्स्ट में और रिलीजियस माइनॉरिटी के कंटेक्स्ट में। हम इस बात को समझें नहीं? और अगर इस बात को आप समझने की कोशिश करेंगे तो अगला जो प्रश्न उभरेगा कि क्या मुस्लिम देशों में गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक ही रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के शिकार हैं? क्या यह सच नहीं कि पाकिस्तान में अहमदिया उसी धार्मिक उत्पीड़न के शिकार हैं जिस धार्मिक उत्पीड़न के शिकार जो है पाकिस्तान के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं? तो अगर हम धार्मिक उत्पीड़न को क्राइटेरिया बना रहे हैं, रिलीजियस ऑपरेशन को हम आधार बना रहे हैं सिटीजनशिप का, तो जो कोई भी रिलीजियस ऑपरेशन का शिकार है उसके लिए यह सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, और वो सुविधा पाकिस्तान के अहमदियों के लिए भी होनी चाहिए। क्यों नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी? तो एक तो अल्पसंख्यक की धारणा जो है संकीर्ण है इस एक्ट में, और इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो अल्पसंख्यक की धारणा इस एक्ट में उससे भी ज्यादा संकीर्ण है जितनी संकीर्णता अल्पसंख्यक की भारतीय संविधान में अंतर्निहित अवधारणा में मिलती है। हम इस चीज को समझने की कोशिश करें। आप प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हैं ना। शरणार्थी जो है या अवैध घुसपैठ जिन्होंने कर रखी है, क्या हुए केवल इन्हीं 3 देशों से हुआ है? अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से ही हुआ है। म्यांमार से जाकर के देखें, बौद्ध बहुल कंट्री है, वहां के रोहिंग्या धार्मिक उत्पीड़न के शिकार हैं, और रोहिंग्या कोई और नहीं है। रोहिंग्या जो है बांग्लादेश से वहां शिफ्ट किए, और कल तक बांग्लादेश भारत का हिस्सा था, और उनकी शिफ्टिंग जब हुई थी उस समय बांग्लादेश भारत का हिस्सा था। तो सवाल यह उठता, क्या रोहिंग्याओं के प्रति भारत की जिम्मेवारी नहीं बनती है? क्या इस अधिनियम के लाभ रोहिंग्याओं को नहीं मिलने चाहिए? श्रीलंका में चले जाए, श्रीलंका में सेली बनाम तमिल नहीं, और अगर आप जाकर के देखें तो श्रीलंका में अगर सुनिए कन्हैया जी, मुसलमानों के लिए मुस्लिम देश हैं, ये बीजेपी वाला तर्क यहां पर नहीं चलेगा, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला, ठीक है? क्योंकि मुसलमानों के लिए अगर अदर कंट्री है तो भर दुनिया के हिंदुओं का भारत ने ठिका लिया है क्या? ईसाइयों के लिए भी तो कई सारे देश हैं, ईसाइयों को क्यों परमिट दिया गया? तो मैं जो कह रहा था, अगर आप जाकर के देखें
और हिंदुओं का क्या है, हिंदुओं का ठिका अगर ले रहे हैं तो केवल बांग्लादेश और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हिंदुओं का ठिका ही क्यों ले रहे हैं? श्रीलंका में तमिल अल्पसंख्यक है, धार्मिक दृष्टि से भी और भाषाई दृष्टि से भी वे उत्पीड़न के शिकार हैं, रिलीजियस लिंग्विस्टिक प्रोजिक्यूशन के शिकार हैं तमिल। हमने एक अपने प्रधानमंत्री को खोया है इस चक्कर में, और तमिल शरणार्थी की जिंदगी पिछले 30 साल से जी रहे हैं। उन तमिलों से साउथ इंडियंस की सहानुभूति है, दक्षिण भारत के तमिलों की उनसे सहानुभूति है। सवाल यह उठता कि सीएए का लाभ जो है उन तमिलों के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? अगर रिलीजियस प्रोजिक्यूशन ही क्राइटेरिया है तो रिलीजियस प्रोजिक्यूशन की व्याख्या आप अपने तरीके से नहीं करेंगे ना। एक और प्रश्न, आप एक्ट जो लाते हैं उसमें रिलीजियस प्रोजिक्यूशन के शिकार नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज की बात करते, और उसके लिए जो नियमावली आप तैयार करते हैं तो उस हिसाब से होना चाहिए ना ये चीज वहां पर होना चाहिए। प्रताड़ना शब्द का उल्लेख होना चाहिए कि दे मस्ट बी रिलीजियसली प्रोजिक्यूटेड, नंबर 1, एंड नंबर टू नियमावली में इस बात का भी उल्लेख होना चाहिए कि उनको यह प्रूफ देना होगा कि वे रिलीजियस प्रोजिक्यूशन के शिकार हैं। क्या नियमावली में कहीं पर इसकी चर्चा है? नियमावली में तो कहीं पर इस बात की चर्चा नहीं है कि रिलीजियस प्रोजिक्यूशन इसका बेसिस होगा सिटीजनशिप प्रदान करने का, और रिलीजियस प्रोजिक्यूशन को प्रूव करने के लिए ये वैलिड डॉक्यूमेंट माने जाएंगे। सवाल यह भी उभर करके सामने आता है। अगेन अगर यहां से आगे बढ़े तो मैं कोट करना चाहूंगा, क्या नाम है उनका, लगेगी आग तो आएंगे कई घर इसकी जद में, हाँ राहत इंदौरी। यहां पर सिर्फ हमारे बाप का मकान थोड़े ही है। खेल समझने की जरूरत है। इस चीज को एक एक करके खोलूंगा। आप ये बतलाइए कि असम समझौता जो हुआ, असम के मूल निवासियों का विरोध किस बात को लेकर के था? उनका विरोध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ था, उनका विरोध बाहरी लोगों के खिलाफ था, या उनका विरोध बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों के खिलाफ था? इस चीज को समझने की जरूरत है। असम में जो आंदोलन शुरू हुआ, तो असम में आंदोलन शुरू हुआ बाहरी लोगों के खिलाफ। उल्फा का जो आंदोलन इनिशियली शुरू हुआ, बड़ी चालाकी से उस आंदोलन को बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ आंदोलन में तब्दील किया गया। चाहे वो हिंदू घुसपैठियों हो, चाहे वो मुस्लिम घुसपैठियों। आप इस बात को समझें, जब वो आंदोलन चला तो भारत के शेष हिस्सों से भी जो लोग वहां जा रहे थे उनके अगेंस्ट भी आंदोलन था, और उसके निशाने पर हुए भी थे। और उसी के कंटेक्स्ट में भारत सरकार की जो सहमति बनी, बार बार एक बात मैं कहता, इस बात को समझने की कोशिश करें। समस्या सिर्फ वर्शिप एक्ट 1991 नहीं है। वर्शिप एक्ट 1991 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कमिटमेंट है माइनॉरिटी कम्युनिटी के प्रति, एक प्रॉमिस है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार असम एकॉर्ड और असम एकॉर्ड की पृष्ठभूमि में नागरिकता अधिनियम 1955 में किया गया संशोधन, और नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A
या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रॉमिस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कमिटमेंट है असमी लोगों के, असम के मूल निवासियों को। और कमिटमेंट यह है कि 24 मार्च 1971 के बाद जो भी असम आए हैं, जो भी असम आए हैं, उनको आउटसाइडर के रूप में ट्रीट किया जाएगा, उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये कमिटमेंट है और यह जो है ब्रीच ऑफ कमिटमेंट है। आप इस बात को समझे, आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन ब्रीच ऑफ कमिटमेंट है। वर्शिप एक्ट 1991 को वायलेट करके काशी और मथुरा के मसले में कोर्ट का इंटरफेरेंस जो है, विथ ड्यू रेस्पेक्ट ये बात कर रहा हूं, ब्रीच ऑफ कमिटमेंट। और सीएए में किया गया यह संबंध, यह संशोधन जो है, यह भी ब्रीच ऑफ कमिटमेंट है। यह असम एकॉर्ड के बेसिक स्पिरिट को वायलेट करता है। और इसलिए अगर आप जाकर के देखें, आगे फिर इस पर मैं चर्चा करूंगा, तो सवाल है यहां पर यह उभर करके आता, सवाल है यहां पर यह उभर करके सामने आता, क्योंकि जब मसला उभर करके सामने आता है ना, तो पार्टी के सपोर्टर और पार्टी के विरोधी के रूप में बनेंगे ना, तो आंख पर पट्टी बंधी रह जाती है, चाहे आप बात करें चाहे मैं बात करूं। जब मसला सामने आता है तो जस्ट बिहेव लाइक एन अवेयर एंड रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, और बेसिक ह्यूमन सेंस प्रिवेल करना चाहिए। आप इस बात को समझें। और इसलिए अगर आप जाकर के देखें क्या हुआ, एनआरसी का मसला उठा, 2018 में एनआरसी जो तैयार हुआ, 40 लाख लोग जो है, 40 लाख लोग अपनी नागरिकता को साबित कर पाने में असमर्थ रहे। और वे 40 लाख मुसलमान नहीं थे, वे 40 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं थे। उन 40 लाख लोगों में मेजॉरिटी ऑफ पीपुल जो है वो हिंदू थे। अब कैसी हिंदू की चिंता आपकी है, समझ लीजिए कितनी चिंतित है सरकार। परिणाम यह हुआ कि एक बार फिर से वार लेवल पर एनआरसी को रिव्यू किया गया और 2019 में संशोधित एनआरसी प्रकाशित की गई। और उस संशोधित एनआरसी में भी 19 लाख लोग अपनी नागरिकता को प्रूव कर पाने में असफल रहे। और उन 19 लाख लोगों में जो असम के विभिन्न हिस्सों में रह रहे थे, 12 लाख हिंदू थे। 12 लाख, दैट इज 2/3। ठीक है, तो क्या आपको नहीं लगता कि जैसे एनआरसी के बाहर जो रह गए, सीए 19 लाख लोगों में को डिस्क्रिमिनेट करेगा? उन 19 लाख लोगों में जो हिंदू हैं या अदर नॉन मुस्लिम हैं, उनके लिए तो सीए के जरिए सेफ पैसेज दिया जाएगा और उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। और उन 19 लाख लोगों में जो अपनी नागरिकता सिद्ध कर पाने में असफल रहे, डॉक्यूमेंट, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट जो प्रेजेंट कर पाने में असमर्थ रहे, अगर वो मुसलमान है, तो क्या आपको नहीं लगता कि उनकी नागरिकता, उन्हें नागरिकता से वंचित किया जाएगा, उन्हें आउटसाइडर के रूप में ट्रीट किया जाएगा, अवैध घुसपैठिए के रूप में उनको ट्रीट किया जाएगा? ये मसला केवल बाहर से आने वाले लोगों के प्रति नहीं है। प्रश्न आपके सामने है कि कैसे मसला यह कन्वर्ज कर रहा है। तो इस बात को रुक करके समझने की जरूरत है। नहीं, बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में मेंशन किया कि हम नया एनआरसी तैयार करेंगे, लेकिन अब तक वो एनआरसी नहीं तैयार हो पाई 2019 से अब तक। और एक और छोटा सा प्रश्न मैं पूछूंगा, कुछ प्रश्न है मेरे। 2019 में यह एक्ट दिसंबर 2019 में पारित हुआ संसद के दोनों सदनों से।
10 जनवरी 2020 को नोटिफाई किया गया इस एक्ट को, नहीं? और अगर आप जाकर के देखें लीगल स्टेटस क्या है, अगर किसी एक्ट को पारित किया जाता है और 6 महीने तक उसके रूल और रेगुलेशन नहीं तैयार किए जाते, नहीं, उन्हें लागू नहीं किया जाता है, तो वह लैप्स कर जाएगा। पिछले 4 साल के दौरान 8 बार संसद से एक्सटेंशन लिया गया इस क्लॉज से। आखिर क्यों? क्या आपको नहीं लगता इसका जवाब सरकार को देना चाहिए? क्या सरकार प्रतीक्षा कर रही थी कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव करीब आएगा उस समय हम नियमावली तैयार करेंगे और सीएए को लागू करने की घोषणा करेंगे? और जब सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड के मसले पर घिरती हुई दिखी, जब सरकार इलेक्शन कमीशन के मसले पर घिरती हुई दिखी, बम उसने पटक दिया सीएए का। नहीं? और सरकार चाहती है कि सीएए पर बातचीत तो हो, सीएए के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन नहीं उतरेंगे। बात अब इलेक्टोरल बॉन्ड पर होगी, बात अब इलेक्शन कमीशन पर होगी। बिहार का चुनाव 7 चरण में हो या 14 चरण में हो, तमिलनाडु की 39 सीटें हैं, 1 चरण में चुनाव संपन्न हो जा रहा है। नहीं? तो मेरे कहने का यह मतलब है, हम इस चीज को समझने की कोशिश करें। ये जो सीएए के नाम पर खेल चल रहा है, हम इस चीज को समझने की कोशिश करें। अब समस्या क्या है समझिए। असम में भी प्रॉब्लम है, और असम में प्रॉब्लम कहां पर है? तो बेसिकली अगर आप जाकर के देखें, असम में ब्रह्मपुत्र घाटी है, ठीक है, और बराक घाटी है। दोनों का सीएए को लेकर के नजरिया अलग है। बराक घाटी के जो लोग हैं वे सीएए से खुश हैं, क्योंकि वहां के बंगाली हिंदुओं को लगता है कि अवैध बांग्लादेशी हिंदू घुसपैठिए जो हैं, अगर उनको नागरिकता मिलती है तो वे जो माइनॉरिटी में तब्दील हो गए हैं उनका पोजीशन मजबूत होगा। इसलिए वो चाहते हैं कि सीएए आए और सीएए लागू हो। लेकिन ब्रह्मपुत्र घाटी में अगर आप जाकर के देखें, वहां के असम के मूल निवासी सशंकित हैं। और सशंकित क्यों है? देख, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रति, बांग्लादेशी हिंदू घुसपैठियों के प्रति अपनाया गया यह उदार रवैया, उनका लिबरल अप्रोच सरकार का जो है, वह कहीं ना कहीं असम के मूल निवासियों को और अधिक मार्जिनलाइज करने का काम करेगा। तो जब तक आप अपोजिशन में थे तब तक बराक घाटी में जाकर कुछ बात करते थे और ब्रह्मपुत्र घाटी में कुछ बात करते थे। लेकिन अब अगर आप जाकर के देखें तो असम में बीजेपी सीएए के मसले पर, एनआरसी के मसले पर कुछ बोलने से परहेज करती है, बचती है। मतलब ये रियल पोजीशन है। तो ऐसा नहीं कि समस्या असम में नहीं है, मतलब चीजें कितनी उलझी हुई है इसको समझने की कोशिश करें। पश्चिम बंगाल में जाकर के देखें, असम के चुनाव घोषणा पत्र में इस मसले को शामिल नहीं किया जाता, लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनावी घोषणा पत्र में इस मसले को शामिल किया जाता। और वेस्ट बंगाल में ही देखें तो बांग्लादेश से आए हुए आया हुआ एक दलित समुदाय है मटुआ। अगर आप देखें तो उसे भाजपा ने प्रॉमिस किया कि हम सीएए को लागू करेंगे।
लेकिन जब लागू होने में देर हुई तो तृणमूल कांग्रेस की तरफ वो शिफ्ट करने लगे और सीए लागू करने की इस घोषणा ने उन्हें भाजपा की तरफ रुके रखने में सफलता पाई। लेकिन एट द सेम टाइम वहीं पर एक दलित समुदाय है राजवंशी, तो राजवंशी समुदाय के दलित अपने आप को यहाँ का मूल निवासी मानते और सारे लोगों को आउटसाइडर मानते, और उनका मानना है कि पहले एनआरसी लागू हो, एनआरसी के जरिए जो है नागरिकों की पहले पहचान हो, और जो नागरिक नहीं है उनको बाहर निकाला जाए और तब सीएए लागू हो। और इस तरह से अगर आप देखें तो वहां पर राजवंशी समुदाय के दलित और मठुआ समुदाय के दलित भी आमने सामने आपको दिखाई पड़ेंगे। अब समस्या जो यहां पर उभर करके आ रही है, इस चीज को हम समझें। समस्या यह उभर करके सामने आ रही है कि ये जो नियमावली जारी की गई है अभी, इस नियमावली में अगर आप देखेंगे तो स्पष्टता का अभाव दिखाई पड़ता है, एक गैप है। इस नियमावली में जाकर के देखें तो कुछ लीगल प्रॉब्लम भी है। जैसे सीएए में नागरिकता प्रदान करने के लिए जिन दस्तावेजों को आपने लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में एक्सेप्ट किया, अब एनआरसी के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो वहां वो उनमें से कई लीगल डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति पैदा हुई ना, या नहीं हुई? और अगर आप जाकर के देखें तो इससे जुड़ा हुआ एक मसला यह भी है कि पहले नागरिकता से रिलेटेड, सिटीजनशिप से रिलेटेड जो प्रोविजन होते थे वो डीएम के एरिया ऑफ जुरिडिक्शन में होते थे। अब अगर देखें जो नियमावली तैयार की गई है, तो नियमावली जो तैयार की गई है तो उस नियमावली के हिसाब से 2 कमिटी होगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी होगी, जिस डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी के समक्ष आवेदन किया जाएगा, और दूसरा इंपावर्ड कमिटी होगी। और ये दोनों कमिटियां जो गठित की जाएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और इंपावर्ड कमिटी जो है उसमें 5 रिप्रेजेंटेटिव सेंटर के होंगे, आमंत्रित सदस्य के रूप में उसमें स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और रेलवे के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो सवाल यहां पर यह उभर करके सामने आता कि केंद्र ने सीएए को जो लागू करने की घोषणा की और उसके लिए जो नियमावली तैयार की है, उस नियमावली का संबंध कहीं ना कहीं फेडरलिज्म से भी जाकर के जुड़ता है। उसका एक फेडरल कंसर्न भी है। फेडरल कंसर्न इस कंटेक्स्ट में कि स्टेट के लिए से कहां है। इस पूरे के पूरे प्रोसेस में अगर आप जाकर के देखें तो स्टेट जो है वह सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तक सीमित है। पूरी की पूरी ऑथोरिटी, पूरी की पूरी पावर, पूरा का पूरा पावर किसके पास है? पूरी की पूरी ऑथोरिटी और पूरा का पूरा पावर जो है वह आपको सेंटर के पास दिखेगा। नहीं? तो ये जो प्रश्न उभर करके सामने आ रहे हैं, और मुझे लगता है ये प्रश्न गंभीर है। मतलब फ्रैंकली अगर आप देखें तो जो इस देश का धर्मनिरपेक्ष ताना बाना है, जो भारतीय समाज का सांस्कृतिक ताना बाना है, धार्मिक ताना बाना है, कहीं ना कहीं अगर आप जाकर के देखें तो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को जो है जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जो नियमावली तैयार की गई है, अगर उस नियमावली के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो उस नियमावली में समस्या है। उस प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और अगर इसके कंटेक्स्ट में बात करूं तो 200 से अधिक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में हैं सीएए के अगेंस्ट। और अक्टूबर 2022 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूई ललित ने जो है उन याचिकाओं
को विचारार्थ स्वीकार किया और यह कहा कि सीजेआई की सेवानिवृत्ति के बाद इस पर विचार शुरू होगा। और 2022 से आज 2024 हो रहा है, अब तक उस पर विचार शुरू नहीं हुआ है, अब तक उस पर सुनवाई शुरू नहीं हुई। ये एक कंटेक्स्ट है। दूसरा कंटेक्स्ट इसका है सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो 1985 में जोड़ा गया असम अकॉर्ड की पृष्ठभूमि। तो CAA 2019-20 का जो कन्फ्लिक्ट है सेक्शन 6A से, और उसके कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो इस मसले पर दिसंबर 2023 में सुनवाई पूरी हो चुकी है और सीजेआई चंद्रचूड़ खुद उस संविधान पीठ को हेड कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वहां पर ऑर्डर पारित नहीं किया गया है। तो अगर इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो जुडिशरी के रोल को भी लेकर प्रश्न उठता, और एक नहीं कई मसले हैं। कल इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट को लेकर के प्रशांत भूषण ने जो पिटीशन दिया था, शुक्रवार को सुनवाई होनी थी, ठीक है। और प्रशांत भूषण ने यह आशंका जताई थी, कहा था कि मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार फ्राइडे तक वेट करेगी। और अगर आप जाकर के देखें तो थर्सडे को 2 नए इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट हुआ। उस अपॉइंटमेंट को लेकर के भी प्रश्न उठ रहे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन जो उस सिलेक्ट पैनल के एक मेंबर हैं, उन्होंने प्रश्न उठाया और उन्होंने कहा कि शॉर्टलिस्टेड नेम भेजने की बजाय रात में 12 बजे मुझे जो है 223 नामों की लिस्ट भेजे गए और सुबह हमें मीटिंग के लिए जाना था। तो प्रश्न तो उठेंगे। वह मसला भी कल सुप्रीम कोर्ट ने शायद 23 या 24 को नेक्स्ट डेट दिया है उस मसले में। तो मेरे कहने का यह मतलब है कि कई ऐसे मसले हैं जिन पर प्रतीक्षा तो की जा सकती थी अगर मसला सुप्रीम कोर्ट में है। ये बात मैंने पहले भी कही थी, ये बात मैंने पहले भी कही थी। अगर मसला सुप्रीम कोर्ट में है, इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के कंटेक्स्ट में भी मैंने कही थी बात कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट एक्ट जो है 2023 जो है, जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, जिस मसले पर लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में विचार किया जाना है, तो मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को यह चाहिए था कि तत्काल वह यह सजेस्ट कर सकती थी कि जब तक इस याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक मार्च 2023 में जिस कॉलेजियम की प्रस्तावना उसने की है, वह कॉलेजियम इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंटमेंट करे। अगर ऐसा होता तो कोई प्रलय तो नहीं आ जाता ना, या आ जाता। ठीक उसी के कंटेक्स्ट में अगर सेक्शन 6A की कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में जो प्रश्न उभरे हैं उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अवेटेड है और मोटा मोटी लेकर के चले, सुनवाई अगर पूरी हो जाती है तो 6 महीने के अंदर जो है कभी भी जजमेंट, फाइनल जजमेंट दिया जा सकता। तो प्रतीक्षा की जा सकती थी उसकी, क्या इतनी जल्दबाजी थी, इतनी अफरा तफरी क्यों? तमिलों के प्रति इतनी बेरुखी क्यों? तमिल तो अब देखेंगे, तमिल तो अधिकांश तमिल जो है वो हिंदू हैं, उनके प्रति बेरुखी क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स की दृष्टि से आपके लिए उन तमिलों की अहमियत नहीं है,
या तमिल सेंटिमेंट की आपके लिए अहमियत नहीं है, वहां आप नील जाते हैं। मतलब ये कुछ प्रश्न हैं और ये वैलिड प्रश्न हैं, जिन वैलिड प्रश्नों को ओवरलुक नहीं किया जा सकता। आप इस मसले पर जिस तरीके से सोचना चाहें आप स्वतंत्र हैं, लेकिन मैंने आपके सामने जो है, जो प्रॉब्लमेटिक पार्ट है सीए या उसकी नियमावली से जुड़े हुए जो चीजें, समस्या जहां पर है, उस समस्या को मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की और मैंने बताया कि आप ये देखें कि कंट्राडिक्शन कहां पर है। मतलब इस पूरे के पूरे मसले को रुक कर भारत में जब होते तो आपका रुख कुछ और होता, बांग्लादेश की तरफ जब इसे डील करना होता रुख कुछ और होता, असम में जाते तो रुख कुछ और होता, पश्चिम बंगाल में जाते हैं तो रुख कुछ और होता। और मेरे हिसाब से यह गंभीर प्रश्न है। और इस तरह के इनिशिएटिव के जरिए भारत के इंटरनेशनल इमेज को हम बिल्डअप नहीं कर रहे हैं। इसके माध्यम से आप भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी को स्ट्रेंथन नहीं कर रहे हैं और धीरे 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 ऐसे मसले जुड़ करके जो है भारत की नींव को खोखला करेंगे। हम इस बात को समझने की कोशिश करें। और अगर आप देखें तब भी जितने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं उस समय भी उन्होंने सीए को लेकर के ऑब्जेक्शन लगातार रेज किए और अभी भी जब नियमावली आई है उसके बाद जाकर के देखे तो लगातार इस पर आलेख आ रहे हैं। उन आलेखों के जिसकी चर्चा मैंने आपके साथ की है उनसे बाहर जाकर के चर्चा नहीं की। यहां तक बातें स्पष्ट हुई। अब अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप फ्री। हाँ, एक और चीज मिस कर गया और वो महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है, वह यह सीए पूरे भारत में नहीं लागू हो रहा है। इस चीज को भी समझे, ठीक है। और आगे चल करके आप देखेंगे कि असम के भीतर एक नया डिवाइड, ये रिफ्ट क्रिएट होगा। रिफ्ट है, वो रिफ्ट और ब्रॉडेन होगा, क्योंकि जैसे बांग्लादेशी हिंदुओं को आप परमिट कर रहे हैं, ठीक है, आप कहिएगा बौद्ध भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, कितने नंबर्स, तो जैसे बांग्लादेशी हिंदुओं को आप परमिट कर रहे हैं तो बांग्ला भाषियों का, असम की डेमोग्राफी में बांग्ला भाषियों का अनुपात क्या होगा, बढ़ेगा। और असम के मूल निवासी और आउटसाइडर्स के बीच का जो कन्फ्लिक्ट है, चाहे वो लिंग्विस्टिक कन्फ्लिक्ट हो, चाहे वो कल्चरल कन्फ्लिक्ट हो, ठीक है, वो बढ़ेगा या घटेगा। इस चीज को रुक करके समझने की जरूरत है। इस चीज को समझने की जरूरत है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 4 राज्य हैं जिसके ट्रैवल रीजन में ये चीज लागू नहीं होने जा रही। और दूसरा, जहां भी इनर लाइन परमिट सिस्टम लागू है, जहां भी इनर लाइन परमिट सिस्टम लागू है, जहां पर शेष भारत से अगर लोग जाते हैं तो पहले परमिट लेना होता है, तब वहां पर इंटर करने का परमिशन मिलता है। तो इनर लाइन परमिट सिस्टम जिन भी ट्रैवल रीजन में लागू है वहां पर भी सीए लागू नहीं होगा। और बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इसका सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट दिखाई पड़ेगा लोकल लेवल पर त्रिपुरा में, असम में, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा इंपैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। वहां के सिचुएशन और उलझेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी।